नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं इमिरेस इनवीडी से, किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से और दिनेश सोमानी है प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से। साथ ही आगे हमारे साथ होंगे वीवी मेहता सीके ईडी हैं। लेकिन चलिए फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज कहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर, आज सोने पर दबाव है, चांदी में हल्की तेजी दिख रही है। 58,800 के आसपास सेंसेक्स पर सोना है। डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर टिक गया है। चांदी 70,000 के करीब है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील की बात करें तो 4.25% के आसपास है। क्रूड में कल 2% की ब्रेंट क्रूड में नरमी दिखी थी, लेकिन आज यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। $84 के आसपास हल्की नरमी है। चीन के कमजोर आंकड़ों से यहां पर चिंता है। नेचुरल गैस कल इंटरनेशनल मार्केट पर दबाव दिखा था नामेक्स पर, और आज फिर नेचुरल गैस पर भी दबाव है 4.5% नीचे। कॉपर आज 720 रुपए के करीब है एमसीएक्स पर। हफ्ते भर में 3% की गिरावट कॉपर में और 5% तक की गिरावट जिंक में हफ्ते भर में आ चुकी है। ग्वारसीड और ग्वारगम 13,500 के करीब पहुंच चुका है। महीने भर में 14% की तेजी ग्वारगम में आ चुकी है और ग्वारसीड का वायदा 6,500 रुपये के आसपास। राजस्थान में जो बारिश की रफ्तार कम हुई है उससे यहाँ पर कीमतों को फायदा हो रहा है। यील्ड और के साथ साथ उत्पादन भी कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हल्दी 17,000 के ऊपर है। बुआई कम हुई है, डिमांड ज़्यादा है, एक्सपोर्ट मांग भी बेहतर है। कई प्रोड्यूसिंग एरियाज है जहां पर सीड्स की भी कमी की खबर है। धनिया की बात करें तो आज हल्की नरमी है, 7,400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जीरा 61,500 रुपये के ऊपर। स्टॉक काफ़ी कम है लेकिन मांग भी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। मॉनसून को लेकर क्या ताज़ा अपडेट है, तो मॉनसून की रफ्तार अब धीमी हो गई है। 1 जून से 15 अगस्त तक सामान्य से अब सरप्लस की बजाय अब डेफिसिट हो गई है। 5% अब तक कम बारिश हुई है। कल देश भर में 67% कम बारिश हुई थी, 67% कम बारिश एक दिन में। पूर्वी और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सूखे की स्थिति है। दक्षिण भारत के भी अब ज़्यादातर राज्य फिर से डेफिसिट की स्थिति में पहुंच चुके हैं। मध्य भारत में सिर्फ गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर अच्छी बारिश हुई है और दमन में अच्छी बारिश हुई है। बाकी सभी राज्य अपने सरप्लस को अब गंवा रहे हैं। उत्तर पश्चिम राज्यों में सिर्फ यूपी में सामान्य से कम बारिश हुई है, बाकी राज्यों में सरप्लस अभी भी दिख रहा है। यानी एक उत्तर पश्चिम का ही इलाका है जहां पर अच्छी बारिश हुई है, यूपी को छोड़कर। एक आंकड़े अगर राज्यों का अगर आप देखें तो केरल में 44% सामान्य से कम बारिश हुई है, झारखंड में 37%, तो बिहार में 30% कम बारिश हुई है। यूपी में 18%, पश्चिम बंगाल में 13% और आंध्रा में भी 13% अब तक कम बारिश हुई है। सामान्य से ज़्यादा कहां पर बारिश हुई है? हिमाचल प्रदेश, जहां पर भारी बारिश अब भी जारी है। 45% अब तक सामान्य से ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। राजस्थान में सामान्य से 32%, हालांकि एक समय ऐसा भी था कि सामान्य से 200% तक की सरप्लस दिख रही थी, वो अब घटकर 32% पे आ गई है। गुजरात में सामान्य से 33% ज़्यादा, हरियाणा में 24% ज़्यादा और पंजाब में 9% अब तक ज़्यादा बारिश हुई है। मानसून को लेकर ताज़ा अनुमान है। चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट का। सोने की चाल से शुरुआत कर लेते हैं। 7 हफ्ते के निचले स्तर पर सोना है। कॉमेक्स पर सोना $1,935 के आसपास है और एमसीएक्स पर भाव 58,850 के आसपास। वंदना जी, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे गोल्ड पर, और चांदी में क्या करें? 70,000 का लेवल है। विश्वमोहन जी, पहली बात ये है कि 2-4 हफ्ते से हम लोग लगातार फॉल आता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड था। आज के दिन यहाँ पे हम थोड़ा-सा पॉज़ आता हुआ देख रहे हैं। उसका एक फ़ायदा लोअर लेवल बाइंग प्लस यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जो फॉल है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे टेम्परेरी बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। तो इंट्राडे के लिए यहाँ पे मैं बाइंग सजेशन दूँगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा-सा जो कमज़ोरी है वो बरकरार रह सकता है। तो इंट्राडे के लिए गोल्ड में बाइंग है 58,850 के लेवल पे। यहाँ पे टारगेट है 59,150 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 58,725 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर में हम लोगों ने बहुत स्टीप फॉल आता हुआ देखा है। बेस मेटल हालांकि बिल्कुल रेंज में है, लेकिन गोल्ड का यहाँ पे फायदा मिल सकता है सिल्वर को। तो सिल्वर में भी 70,000 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 70,600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 69,750 का। तो एक टेम्पररी बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है बुलियन काउंटर में। टेम्पररी बाउंस बैक है। आप 1-2 दिन के ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। धर्मेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, मेरी थोड़ी विपरीत कॉल है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने और सोमानी जी ने काफी मंदी के कॉल दिए थे और इनफैक्ट मार्केट में काफी अच्छी मंदी भी आ चुकी है प्राइस में।
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मंदी जारी रहेगी प्राइस में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट डॉलर ऐसे नहीं बढ़ रहा, अगर आप देखें तो स्टर्लिंग और यूरो में काफी पिटाई आ रही है, उस कारण आपको डॉलर में एक अच्छी खासी स्थिरता और तेजी देखने मिल रही है। तो अगर डॉलर बढ़ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक मंदी का माहौल देखने मिल सकता है। मैं सारे बेस मेटल और बुलियन काउंटर में मंदी की सलाह दूंगा, इवन दो जो डेटा काफी सारे नेगेटिव आ रहे हैं फ्रॉम चाइना के साइड से भी, उस कारणवश भी आपको स्पेशली कमोडिटी मार्केट में मंदी की माहौल देखने मिल सकते हैं ये हफ्ते। तो मैं सेलिंग की सलाह दूंगा गोल्ड और सिल्वर में, स्पेशली गोल्ड में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड $1900 के निचले स्तर पर एक बार टिक सकता है। तो चांदी की बात करें तो चांदी में भी आपको कंटिन्यूस प्रेशर आ सकता है और मार्केट $22 के नीचे एक बार लुढ़क सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा दोनों में बिकवाली करने की। ओके, दोनों में बिकवाली की सलाह। हालांकि आज कॉन्ट्रा कॉल है आप दोनों की, आमतौर पे बहुत ही लेवल्स तक मिल जाते हैं, लेकिन आज थोड़ी अलग कॉल है। दिनेश जी, कंफ्यूजन को दूर कीजिए, क्या करें, आप बाई या सेल की सलाह देंगे? जी बिल्कुल सर, मैंने पहले भी कहा था कि 101.50 के ऊपर जब ये डॉलर इंडेक्स चला तो मुझे लगता है 103.50 तक ही जा सकता है। 103.50 का लेवल इसने ऑलरेडी छू चुका है। मुझे लगता है थोड़ी सी रिलीफ रैली बुलियंस में मुझे देखने को मिल सकती है। 69,750 850 के आसपास मुझे लगता है कि सिल्वर एक बार खरीदारी की जा सकती है। बहुत लंबा टारगेट नहीं, 70,400 70,500 तक अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। और वैसे ही गोल्ड में मुझे लगता है 58,800 850 के आसपास इसमें बाइंग बनती है और इसमें 200 रुपए 250 रुपए की अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकती है। 58,680 के नीचे जाता हूं मुझे अभी गोल्ड नजर नहीं आता। तो डॉलर इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक पुल बैक रैलीज अभी आनी संभव है गोल्ड और सिल्वर में। ओके, तो पुल बैक रैली, 2 बाई कॉल और 1 सेल कॉल धर्मेश जी की तरफ से आ रही है। हालांकि हो सकता है कि धर्मेश जी का कॉल आज के लिए हो। धर्मेश जी, आज के लिए कॉल थी गोल्ड और सिल्वर में? डेफिनेटली इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रह सकता है। ओके, और वंदना जी को लग रहा है कि यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। अब देखते हैं आगे किस तरह की चाल रहती है। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में अब धीरे धीरे नरमी आ रही है। धर्मेश जी, क्या अब राय आपकी क्या है कच्चे तेल में, यहाँ से किस तरह की चाल रहेगी आगे? देखिए, ये जो 2 दिन में जो काफी मंदी आई है, ऑलमोस्ट $83 से $80 के लेवल्स आपको देखने मिले, ये कंप्लीटली चाइना डेटा की वजह से हुआ है। चाइनीज जो डिमांड है वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे, उसके वजह से आपको बेस मेटल में काफी अच्छी पिटाई देखने मिली है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो मंदी है वो थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। जब तक ओपेक अपना डिसीजन नहीं लेता फिर से प्रोडक्शन कट कर, तब तक मार्केट में मेरे को मंदी लग रही है। सेकेंडली आप देखो तो पूरे के पूरे जो आगे के महीने हैं वो बैकवर्डेशन में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आगे के महीने नीचे चल रहे हैं, तो बाइंग एंटिसिपेशन काफी कम है और यही हो रहा है कि मार्केट में आपको ऊपरी स्तरों पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने मिल रहा है। मैं आगे जाके मैं पोजिशनली इसमें काफी मंदी में हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 75-77 के लेवल्स आपको WTI में देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 400 से 500 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। ओके, तो व्यू कच्चे तेल को लेकर धर्मेश जी का। वंदना जी, आपकी कॉल क्या है और ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या कच्चे तेल में आज? अभी तो मुझे फ्यूचर्स में लग रहा है यहाँ पे विश्व मोहन जी की 67.25 एक लेवल रहेगा जहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मुझे फर्दर 66.50 का यहाँ पे एक टारगेट लेना होगा और स्टॉप लॉस लगाना होगा 67.55 का। थोड़े बियरिश न्यूज जो है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू हो भी सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी है इस हफ्ते में, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन जो है वो क्रूड ऑयल में कंटिन्यू हो सकता है। दिनेश जी, आपकी कॉल कच्चे तेल में ऑप्शन में कोई ट्रेड है तो वो बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, कोई असमंजस की स्थिति निर्माण हो चुकी है सर। मुझे लगता है जैसे चाइना ने इंटरेस्ट रेट घटाया है और वहां पर रशिया ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, तो निश्चित तौर से चाइना में बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी के चलते मुझे लगता है कि बेस मेटल्स और क्रूड में मंदी आई है। बट टेक्निकली चार्ट देखो तो एज लॉन्ग एज 6600 लेवल का क्रूड होल्ड करता है, इसमें बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रह सकती है। मुझे लगता है 6700 के आसपास इसमें बाइंग करनी चाहिए और 6780 का इसमें अपसाइड हमें टारगेट देखने मिल सकता है। और एज फार एज ऑप्शन इज कंसर्न, मुझे लगता है प्योर 6700 की कॉल करंट मार्केट रेट पर लेनी चाहिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में आज MCX पर काफ़ी तेज़ी, काफ़ी कमज़ोरी दिख रही है, 4.5% नीचे है, 220 रुपए के आसपास। धर्मेश जी, क्या हो रहा है नेचुरल गैस में, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? आज जो गिरावट आई है यहाँ पर क्या करें? देखिए, ये जो गिरावट है ये कल की गिरावट थी। आज तो मार्केट काफी स्थिरता बना चुका है। सेम जैसे दिनेश जी ने कहा था वैसे ही न्यूज आ रही है मार्केट में और चाइना की तरफ से ही मार्केट में ज्यादा प्रेशर है। वन ऑफ द हाईएस्ट कमोडिटी मूवर बोल सकते हैं आप चाइना को। तो मेरे हिसाब से यहाँ से डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। आगे के सारे महीने 15-20% प्रीमियम में चल रहे हैं, तो आगे जाके संभावना ज्यादा है कि तेजी आ सकती है। ठंडी के माहौल अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं इसमें डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। जब तक मार्केट 200 रुपए के ऊपर टिका हुआ है तब तक फंडामेंटली और टेक्निकली काफी बुलिश है।
मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे ₹5 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अपसाइड 230, 240 तक के लेवल्स भी आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। बट इसमें बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना, काफी चंचल कमोडिटी है, इसकी वॉलेटिलिटी काफी हाई होती है। ओके, तो कल जो इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आई थी वो आज यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आज इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की गिरावट नहीं है। तो खरीदारी की सलाह करंट लेवल पर ये जो गिरावट आई है 223-33 के टारगेट से आप खरीद सकते हैं, धर्मेश जी को लगता है। चलिए बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज काफ़ी दबाव है। हफ्ते भर में अब देखें तो करीब करीब 5% जिंक और 3% एल्युमिनियम और कॉपर में गिरावट आ चुकी है। दिनेश जी, क्या करना चाहिए इस गिरावट के बाद? चीन की जो चिंता है उसी से गिर रहा है या कुछ और चिंता है? क्या करें अब? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से वही एक बड़ा मेजर रीजन है। चाइना एक बिगेस्ट कमोडिटी मूवर है और जैसे धर्मेश जी ने कहा कि जो ये 2 दिन से गिरावट है ये मेजरली चाइना के डेटा की वजह से ही है। और अभी जो गिरावट है मुझे लगता है कुछ हद तक के इसमें रुकावट आनी चाहिए। ₹719.20 के आसपास कॉपर बाइंग की सलाह है मेरी। ऊपर में 727 का दोबारा एक अपसाइड दिख सकता है। जब तक 736.50 के ऊपर इसमें ट्रेड नहीं होता है, इसमें डाउनसाइड और रेंज बाउंड मूवमेंट ये एक्टिविटी मुझे लगता है ये चलते रहेगी। 715.50 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वंदना जी, आपकी कॉल क्या है? बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए आज? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे नेगेटिव साइड ही मुझे दिख रहा है बेस मेटल्स में। और देखा जाए तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तब चाइना ने कट करना शुरू किया था, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन अभी देखने को नहीं मिल रहा इकोनॉमी में। डेटा अभी वीकर आने शुरू हुए हैं और कंटिन्यूअसली यहाँ पे वीकर डेटा ही एक्सपेक्टेड है। जिंक में मुझे लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो और डीप दिख सकता है, तो 213 के करीब यहाँ पे जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल करके चल सकते हैं। 211.25 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा ₹213.75 का। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल एक बेरिशनेस जो है बेस मेटल काउंटर में वो कंटिन्यू रह सकता है। ओके, ये जो गिरावट है, कल अपने बाजार में छुट्टी थी और वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट आई थी वो गिरावट आज यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। धर्मेश जी, आप क्या सलाह देंगे बेस मेटल्स में? किस तरह की कॉल्स आप दे रहे हैं और कहाँ पे खरीदे और क्या बेचे? मैं वंदना से काफी सहमत हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट में और प्रेशर देखने मिल सकता है। मेरी भी जिंक पे कॉल रहेगी, बट जिंक में मैं पोजिशनली सेल की सलाह दूंगा 207 के टारगेट के लिए, और 214 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरी कॉल मेरी रहेगी कॉपर में। मैं कॉपर में भी मंदी की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हफ्ता है, ये मंदी का हफ्ता रहेगा और प्राइस 715 के लेवल्स पे आगे एक बार रुक सकता है। जो दिनेश जी का जो स्टॉप लॉस है वही मेरे टारगेट है, क्योंकि मार्केट की जो लेवल्स है वो काफी की लेवल्स है और 215 तक के लेवल्स आपको अराउंड 214 तक के लेवल्स आपको स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे जिंक में। और अगर कॉपर की बात है तो 715 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, यानी कॉपर और जिंक यहाँ पर बिकवाली की सलाह रही, लेकिन दिनेश जी की तरफ से खरीदारी की सलाह लोअर लेवल पर है। जो नीचे के लेवल पर, अगर ऊपर आप बेच सकते हैं, लोअर लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। किशोर सर, अब आपसे मेरा सवाल वापस से गोल्ड और सिल्वर पे एक आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। जिस तरह से 7 हफ्ते के निचले स्तर पर है सोना, क्या लग रहा है ये लेवल खरीदारी के लिए सही है क्या? शायद फिर से उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, टेक्निकल कुछ इश्यूज है, इसी वजह से टीम बता नहीं पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्री मार्केट का ही रुख कर लेते हैं। ग्वारसीड और ग्वारगम लगातार यहाँ पर तेजी दिख रही है। महीने भर में करीब करीब 14% तक दाम बढ़ चुके हैं। वंदना जी, क्या करना चाहिए ग्वारसीड और ग्वारगम में अब यहाँ से? विश्वमान जी, प्लांटेशन फेज में यहाँ पे पानी की कमी है तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में ही। गम में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा है। यहाँ पे बाइंग सजेशन रहेगा मेरा। 13,400 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 13,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 13,200 का लगा के चल सकते हैं और लग रहा है कि एक बार प्राइस 14,000 से ऊपर भी जा सकता है। आपको 13,400 पे खरीदे 13,800 के टारगेट के लिए। आप ग्वारसीड और ग्वारगम में क्या सलाह देंगे दिनेश जी? मुझे लगता है 6360-65 का लेवल बहुत बढ़िया है ग्वारसीड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। और ऊपर मुझे 6440-6520 के लेवल देखने नजर आते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मोमेंटम भी बढ़िया है और राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में आज थोड़ी बहुत छिटा-छाटी बूंदाबांदी हो सकती है। मुझे लगता है इसके बाद में यहाँ पे आने वाले और समय में भी मानसून कमजोर है, सेंटिमेंटल कमोडिटीज है, मानसून के चलते मुझे लगता है इसमें थोड़ी विस्फोटक तेजी आज और कल में जरूर बन सकती है। यानी मानसून कमजोर है, उसका फायदा यहाँ पर भाव को दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं मसालों की, जहाँ पे टर्मरिक अक्टूबर वायदा जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो 17,000 के करीब है। दिनेश जी, क्या करना चाहिए टर्मरिक में? जी बिल्कुल, मसालों से निश्चित तौर से ट्रेडर्स का फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया और ग्वारगम, ग्वारसीड और कॉटन सीड ऑयल केक में उनका फोकस शिफ्ट हो गया है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मसाला वायदा में वॉल्यूम बहुत घट गया है, जीरे में वॉल्यूम घट गया है, टर्मरिक में वॉल्यूम घट गया है। मैं हल्दी की बात करूं तो 16,200 और 17,200 ये रेंज बाउंड एक्टिविटीज मुझे लगता है आने वाले 15 से 20 दिन में भी चल सकती है।
अपसाइड नीचे अगर मुझे लगता है 16,300 16,325 के आसपास मिलता है तो दोबारा एक 17,000 का लेवल हम इसमें देख सकते हैं। वैसे ही मैं कहूंगा अगर जीरा सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 60,250 260 मिलता है तो दोबारा ही 61,500 का अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। धनिया हाल की तेजी के बाद अब काफी कमजोर दिख रही है। वंदना जी, 7,400 के नीचे धनिया में क्या करें? मुझे लग रहा है यहाँ पे विश्वमान जी सेलिंग में रहना चाहिए, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, तो 74.25 के करीब कोरिएंडर के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे सलाह रहेगी सेलिंग की। टारगेट 7300 का रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 7500 का। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस हो सकता है कि एक बार 7150 से लेके 7100 तक भी दिखाई दे। ओके, यानी धनिया आपको 7,425 पे बेचना है। कॉटन केक आज तेजी दिख रही है, क्या करना चाहिए? 2700 के ऊपर है कॉटन केक का वायदा। दिनेश जी, क्या करें? जी, मैंने जैसे कहा कि एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग काउंटर है, महाराष्ट्र में बरसातें हो नहीं रही है, चलते कपास में भी तेजी बन सकती है। मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल के सितंबर 2705 के आसपास अगर मिलता है तो एक बढ़िया खरीदारी का मौका रहेगा। मुझे आने वाले 3 से 4 दिन में 2810 2815 का लेवल अपसाइड देखने मिल सकता है और मुझे लगता है 5650 का इसमें हमने स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वेज ऑयल का। रिकॉर्ड इंपोर्ट जुलाई के महीने में देखने को मिला है। 17.71 लाख टन वेज ऑयल का इंपोर्ट जुलाई के महीने में सिर्फ हुआ है और नवंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच में भी वेज ऑयल का इंपोर्ट 23% बढ़ा है। क्यों ये इंपोर्ट बढ़ रहा है? क्या स्टॉक की दिक्कत है या सरकार तैयारी कर रही है फेस्टिव सीजन की, इस वजह से स्टॉक बढ़ाया जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ाया जा रहा है? मेहता जी हमारे साथ है, वीवी मेहता, ईडी हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, क्या है, सरकार क्या तैयारी चल रही है क्या त्योहारों की? ये सरकार इंपोर्ट नहीं कर रही है, ये तो इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है। सरकार का कोई, पर एक चीज जरूर बोल रहा हूँ कि 17 लाख टन जो जुलाई में इंपोर्ट हुआ है, वी आर ओवर फ्लडेड विद ऑयल। और अगस्त का जो लाइनअप है वेसल और 15 लाख टन आएंगे। आज हम नॉर्मली 30 दिन के स्टॉक पे हम चलते थे, अभी आज हमारे पास जो स्टॉक है गुड इनफ फॉर 45 डेज। और अभी जो ऐसा अगस्त में भी आ रहा है कि 15 लाख के करीब, 15 से ज्यादा भी हो सकता है। तो यू हैव ओवर सप्लाई ऑफ द एडिबल ऑयल। फेस्टिवल सीजन में तो गवर्नमेंट को कोई चिंता का कोई कारण ही नहीं है, इतना तेल है और तेल इतना ज्यादा आया है तो डेफिनेटली इट विल पुट ए प्रेशर ऑन द प्राइस। तो प्राइस भी अंडर चेक में ही रहने वाली है। तो उसके लिए जहां तक एडिबल ऑयल कंसर्न है, गवर्नमेंट निश्चित रहे कि भाई भाव बढ़ेगा नहीं और जितना चाहे इतना तेल मिलेगा। बाकी जो एक चीज जो आपके बताई कि आज जो पहले मैं मानता था कि नवंबर अक्टूबर में ये साल जो 2022 और 23 में, सॉरी 23 और 24 में जितना तेल आएगा उससे ज्यादा तेल आएगा। लगता है जो हमारा एस्टिमेट था अक्टूबर तक का 140 142 लाख का था, तो अभी जैसे 23% पहले 3 क्वार्टर में बढ़ा है, तो उसका मतलब चौथा क्वार्टर में भी कम से कम 30-32 लाख टन से ज्यादा तेल आएगा। तो टोटल इंपोर्ट एक शायद रिकॉर्ड हो जाएगा। सबसे एक दफा 2017-18 में 15.1 मिलियन आया था, हो सकता है वो रिकॉर्ड भी टूट जाए। पर एक अच्छी निशानी है, मगर एक जो सवाल जो नहीं आता है कि हमारे पास सोयाबीन का बम्पर क्रॉप हुआ, मस्टर्ड का बम्पर क्रॉप हुआ, फिर भी तेल इतना आ रहा है, तो हमारा मस्टर्ड का क्या होगा? मस्टर्ड ऐसे ही जो आज किसान बेचने को तैयार नहीं है, इंडस्ट्री के लेने को तैयार नहीं है, कि मस्टर्ड को किसान को ऐसा लग रहा है कि हमको पैसा काफी कम मिल रहा है, कि जब भी उसने सोइंग किया था तभी उसको 7,000 का भाव दिखा था और अभी आज एमएसपी के करीब है, जो एमएसपी के नीचे चला गया था एमएसपी के करीब है, फिर भी वो तैयार नहीं है। तो अपना मस्टर्ड ऐसा होना ही हो जाए कि 20-25 लाख का हम कैरी फॉरवर्ड करें। और उसकी इम्पैक्ट यह आएगी कि सोयाबीन का तो ठीक रहा, अभी जो सोयाबीन का जो एरिया दिखा रहा है लास्ट ईयर जितना है 123 लाख हेक्टेयर में हुआ, लास्ट ईयर 122 लाख हेक्टेयर में था। ओके, मेहता जी आप कह रहे हैं सरकार नहीं कर रही इंपोर्ट, लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी है इफेक्टिव रेट अगर आप देखें इंपोर्ट ड्यूटी का 5.5% के आसपास क्रूड, सोया, सूरजमुखी, पाम पे है और रिफाइंड में भी इतना कम स्पेस है, आप रिफाइंड को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये क्या है? क्या इस तरह से अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं खाने के तेल के उत्पादन में, इस तरह से होगा क्या? नहीं, ये आत्मनिर्भर नहीं है, हमारी डिपेंडेंस 60% है, आत्मनिर्भर की तरफ नहीं जा रहा है, ये इंपोर्ट डिपेंडेंस की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई ड्यूटी बढ़ा के थोड़ा रेगुलेट करे इंपोर्ट, अगर नहीं तो ऐसा ही 5.5% ड्यूटी में तेल आता ही रहेगा। और जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं
वो तो सोचते कि इंडिया से अच्छा मौका है, वहां स्टॉक कर लो। मलेशिया में जगह नहीं तो इंडोनेशिया में जगह नहीं तो इंडिया में स्टॉक कर रहे हैं वो लोग। तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि भाई इतना तेल आ रहा है, क्या हमको जरूरत है? अपना खुद का सोयाबीन है तो खुद का मस्टर्ड ऐसे ही पड़ा रहेंगे और इम्पोर्टेड तेल खाएंगे क्या? ओके। तो इसके लिए जरूरी है कि भाई गवर्नमेंट को भी कोई कदम उठाना पड़ेगा, रेगुलेटर। एक दूसरा जो आरबीडी ओलिन का इतना इंपोर्ट बढ़ रहा है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसमें तो रियली जो आज सारे रिफाइनर से पैकर बन गए हैं। जी जी जी। क्योंकि आज आरबीडी ओलिन लैंडेड कॉस्ट इज चीपर देन सीपीओ। मैं आज सीपीओ क्यों लाऊं? बिल्कुल तो सही RBD बात है। और ओलिन इससे लेके सीधा पैक कर घरेलू दूं। रिफाइनिंग कंपनियों को नुकसान हो रहा है, घरेलू इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है, और किसान का तो नुकसान हो ही रहा है क्योंकि उनको सही भाव नहीं मिले। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला। दिनेश जी, वंदना जी और धर्मेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मुनाफे की मंडी में इतना ही। जब ब्रेक, नमस्कार।